हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह चैनल के संस्थापक डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर बैठे हैं। तो आज के इस विषय में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे जो यूपी पीसीएस में मेंस में हिंदी का और निबंध का पार्ट होता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो जेएस का पेपर तो पढ़ लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन इन दोनों पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो सर से आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सर के बारे में बताएं तो सर, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना संचालित की जाती है उसमें सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर अध्यापन का कार्य करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इनसे पढ़कर सिलेक्ट भी हुए हैं। अभी आप लोगों ने हमारे चैनल पर वीडियो देखा होगा तो शायद आप लोग को पता भी चला होगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी लोग को इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत आभार विवांशु जी, मुझे यह मंच देने के लिए। और जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शकगण हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो वह देख रहे हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। और जो हमारी मुहिम है, जो आपकी मुहिम है, आप तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सफल हुए उनका साक्षात्कार लेते रहते हैं। उसके पीछे आपका उद्देश्य यह भी रहता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो नहीं सफल हुए हैं वह उनसे प्रेरणा लें, उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हों और भविष्य में वह स्वयं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आएँ और सफल हों। और आप भी उस कड़ी में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ प्रज्ञा प्रवाह परिवार में आए हुए हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्वयं यहाँ पर एक सफल अधिकारी के रूप में अपना इंटरव्यू देंगे। तो हम दोनों लोग भक्त और भगवान, भगवान और भक्त एक दूसरे के लिए परस्पर देवो भव। आप हमारे लिए देवता हो और मैं आपके लिए देवता हूँ। इस रूप में एक कड़ी के रूप में जुड़े होकर के एक दूसरे को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि संचालित है। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। मुख्य विषय यह है, जो आपने मुझे आज दायित्व सौंपा है, कि सामान्य हिंदी और निबंध के संदर्भ में किस प्रकार से हम अपने उत्तर लेखन को करें। उत्तर लेखन का हमारा प्रस्तुतिकरण इस रूप में हो कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सके। तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तमाम, अभी आपने चर्चा की, ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी, जैसे विवेक सिंह अभी एसडीएम हुए हैं, उन्हीं की छोटी बहन संध्या आईआरएस हुई है। तो इस प्रकार से ढेर सारे, शिप्रा पांडे डिप्टी एसपी हुए, उन्होंने डिप्टी एसपी में टॉप किया था। राज सोनकर हैं, ये भी डिप्टी एसपी हुए हैं। उमेश यादव डिप्टी एसपी हुए हैं। ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थियों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें इन्होंने सफलताएँ प्राप्त की हैं, हासिल की है। तो और इन सब ने सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में और निबंध के प्रश्न पत्र में, राजेश वर्मा इसके पहले एसडीएम हुए थे, 115 नंबर उन्होंने पाया था। और एक प्रशांत तिवारी हैं, 119 नंबर तक पाए थे। उन्हें सफलता अन्य पेपरों के कारण नहीं मिल पाई। और अभी एक सुरेंद्र त्रिपाठी हैं, वो समीक्षा कार्य वाले ग्रुप से जुड़े हुए थे हमारे, उन्होंने 120 में 86 नंबर उन्हें निबंध में मिला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण का खेल कितना महत्वपूर्ण होता है, या प्रस्तुतिकरण का तरीका कितना महत्वपूर्ण होता है। एक हमारे पिताजी ऐसे कहावत कहा करते थे, इसी वर्ष फरवरी में उनका देहावसान हो गया। वो कहते थे कि किसी भी चीज़ को हम कितने सही ढंग से रख सकते हैं कि हमें इनाम मिलेगा, और किस प्रकार से अगर गलत ढंग से रखते हैं तो किस प्रकार से हमको उसका दंड मिल सकता है। वो कहते थे कि जैसे हमें किसी से मांगने जाना है, अगर किसी घर में जा रहे हैं और उनके घर में महिला है, तो उनको कहते हैं कि माता जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए। तो निश्चित रूप से वो महिला का ममत्व तो जगेगा और हमें खाना पीना या जो भी आशीर्वाद है वो मिलेगा। माता का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि वो हमारे पिता की पत्नी है, और अगर उनको इस रूप में कहें कि मेरे पिता की पत्नी हमको खाना दे दो, तो क्या खाना मिलेगा? खाना के स्थान पर निश्चित रूप से दंड मिलेगा। तो ठीक यही चीज़ प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में भी होती है। प्रस्तुतिकरण में व्याख्या खंड में हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि किस प्रकार से व्याख्या को रखना है। मैंने पहले बताया कि उसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक संकेतक रखा जाता है कि प्रथम जिस पंक्ति की व्याख्या करनी होती है उसका पहला अक्षर, उसके पश्चात पहला शब्द और फिर अंतिम शब्द, उसके बाद प्रसंग रखा जाता है। प्रसंग में इस बात का उल्लेख रहता है, प्रसंग मतलब होता है साथ साथ चलना, पंक्ति के साथ चलना। तो वहाँ पर हम इस बात को हम बताते हैं कि किस रूप में यह पंक्ति किसके बारे में कही गई है। उसके पश्चात व्याख्या आती है। व्याख्या में विस्तार की अपेक्षा होती है, उस पंक्ति का सामान्य सा अर्थ रखिए। उसके बाद उस पंक्ति से जुड़े हुए जो भी आयाम हैं, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में, भूगोल के रूप में, जो भी चीज़ें हैं आप उसको वहाँ पर रख दीजिए। इसके संदर्भ में प्रज्ञा प्रवाह चैनल में विस्तार से व्याख्या खंड से संबंधित वीडियोज़ दिए हुए हैं, तमाम लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, वहाँ पर विस्तार से इसको देखा जा सकता है। अब
दूसरा भाग इसका है, दूसरा भाग यह है भावार्थ। भावार्थ में जैसे कि नाम ही है कि जो गद्यांश है उसके भाव के अर्थ को वहाँ पर रखना। भावार्थ क्यों रखा गया है? पीसीएस मुख्य परीक्षा में भावार्थ रखने का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन केवल यही है कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर से निर्देश मिलते रहते हैं, मंत्री महोदय से निर्देश मिलते हैं, जो उनके उच्चाधिकारी उनसे निर्देश मिलते हैं, तो ये देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी को जो निर्देश मिल रहे हैं बहुत विस्तार से मिलते हैं, संक्षेप से मिलते हैं, क्या वह उनके भावों को समझ पाते हैं? फिर प्रशासनिक अधिकारी जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता के बीच में जाते हैं, उनकी भी अपनी भाषा शैली होती है, उनके भी अपने कहने के तरीके होते हैं, तो क्या हम जनता के भावों को समझ रहे हैं, जनता के भावों को पकड़ पा रहे हैं? तो जनता के भावों को पकड़ना, इस कारण से यहाँ पर भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब लोक सेवक के रूप में आपको जिनसे आप जुड़े हैं, चाहे वह राजनेता हों, चाहे उच्चाधिकारी हों, चाहे आपके अधीनस्थ कर्मचारी हों, या जिनकी आप सेवा करने जा रहे हो, जनता जनार्दन, उनके भावों को समझना, यह इसका उद्देश्य है। अब जब इसको हम लिख रहे हैं तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले भावार्थ की हेडिंग डाल दीजिए, उसके पश्चात जो दिया हुआ गद्यांश है उस गद्यांश का लगभग आधा भाग आप भावों के रूप में लिखिए। लेकिन वहाँ पर यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, क्योंकि भाव में फिर लेखक और कविता, कहानी, उद्धरण यह सब नहीं आने चाहिए। भाव वैसे ही होना चाहिए जैसे माँ की ममता होती है, बिना किसी बाधा के सीधे सीधे बहती चली जाती है। तो इस रूप में भाव को लिखना है और उसके बाद ये करना है कि भाव किस रूप में होते हैं। भाव सकारात्मक हो सकते हैं, भाव नकारात्मक हो सकते हैं, मुख्य भाव हो सकते हैं, गौड़ भाव हो सकते हैं। तो भावार्थ लिखने के बाद नीचे आपको 4 हेडिंग डालनी है, एक मुख्य भाव, दूसरा गौड़ भाव, तीसरा सकारात्मक भाव और चौथा नकारात्मक भाव। इन सब के आगे एक एक पंक्ति लिख देनी है, एक एक शब्द लिख देना है कि मुख्य भाव में धर्म के बारे में कहा गया है, गौड़ भाव में धर्म का दुरुपयोग के बारे में कहा गया है, या सकारात्मक भाव में धर्म की समाज में योगदान, और नकारात्मक भाव में सांप्रदायिकता इत्यादि। तो इस रूप में हमारा भावार्थ का खंड पूरा हो गया। अब उसके बाद दूसरा भाग आता है संक्षेपण। संक्षेपण को आप समझ सकते हैं कि यह जो है 20 नंबर का रहता है। 20 नंबर में और लिखना कितना रहता है, दिए हुए गद्यांश का सपोज करिए कि लगभग 7-8, अगर गद्यांश 20 पंक्ति का है तो 1/3 होता है, तो 20 का मतलब कि वह शास्त्री की कैच लगभग 7 पंक्ति में आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। यह ठीक वैसा ही है कि जैसे अगर पूड़ी बनाना है आपको, तो पूड़ी बनाने का एक निश्चित ढांचा होता है, या जो आप ये यंत्र लिए बैठे हुए हैं, तो इसको भी पहले क्या था, एक रबर के रूप में फैला था, तार के रूप में फैला था, लेकिन इसको इस ढांचे में फिट किया गया। अगर इस ढांचे में फिट नहीं किया जाएगा तो फिर यह अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से संक्षेपण का एक सांचा होता है, संक्षेपण का एक ढांचा होता है। जितनी भी प्रामाणिक पुस्तकें हैं जैसे वासुदेव नंदन इत्यादि में वो सांचा दिया हुआ, सबसे पहले हमें शीर्षक का उल्लेख करना होता है। गद्यांश के शीर्षक का उल्लेख करेंगे, फिर 1/3 में निश्चित रूप से यहाँ पर हूबहू 1/3 में 1-2 शब्द इधर उधर हो सकते हैं। जो गद्यांश की कुल शब्द संख्या है उस शब्द संख्या का 1/3 या 1/3 में आपको उसको संक्षेप में लिखना है। जब हम संक्षिप्त लिख रहे हैं तो बिल्कुल वही बाबा कबीरदास वाली शैली अपनानी है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार सार है, मुख्य तत्व है, उसको पकड़ना है। जो थोथा है, थोथे में मुहावरे, कविता, कहानी, उद्धरण, कथन, इन सब को हटा देना है। जो वहाँ पर लिखने की शैली होनी चाहिए वह उत्तम पुरुष में या मध्यम पुरुष में नहीं होनी चाहिए, अर्थात मैं और तुम में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 1/3 भाग में लिखना है। उसके बाद फिर नीचे क्या लिखना है, गद्यांश की कुल शब्द संख्या। गद्यांश की कुल शब्द संख्या सपोज करिए 200 है, तो आप सीधे सीधे वहाँ पर 200 लिख दीजिए। उसके बाद जैसे, या इसको यहाँ ये भी लिखा जा सकता है मूल शब्द संख्या। अगर आपको गद्यांश की कुल शब्द संख्या लिखने में असुविधा हो रही तो वहाँ पर लिख दीजिए मूल शब्द संख्या, मतलब कितनी है। उसके नीचे लिखिए संक्षेपित शब्द संख्या, संक्षेप की गई शब्द संख्या। ये ध्यान रखिए कि जो आपने लिखा है उसका 1/3 वहाँ होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से
जो संक्षेपण का सांचा है वह पूरा हुआ। संक्षेपण के सांचे में अगर हम कहें तो 4 चीज़ें हैं। सबसे ऊपर क्या रहेगा? शीर्षक रहेगा। दूसरे भाग में क्या रहेगा? संक्षिप्त अंश रहेगा। तीसरे भाग में रहेगा मूल शब्द संख्या और चौथे भाग में रहेगा संक्षिप्त शब्द संख्या। इस प्रकार से इसके 4 चरण हैं। ये पूरे हो गए। अब इसके पश्चात हमारा जो आता है वह इसी में प्रश्नोत्तर खंड भी रहता है। एक उसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए कि अगर जो संबंधित प्रश्न पूछा गया अगर उसको आप बिंदुवार लिखते हैं 5 नंबर का रहता है तो निश्चित रूप से उसमें 4 अंक प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रखिए उसमें आपको इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखी रहती, साफ साफ लिखा रहता है गद्यांश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो जो चीज़ गद्यांश में दी गई है, अगर उसमें महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में कहा गया है, तो अगर आप उनके सर्वोदय के बारे में लिखते हैं, महात्मा गांधी की जीवनी लिख देते हैं, महात्मा गांधी के और आंदोलन लिख देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 0 नंबर प्राप्त होंगे। क्योंकि जो पूछा जा रहा है या ठीक वैसे एक प्रमुख सचिव जो निर्देश दे रहे हैं, आप उसके निर्देशों का पालन ना करके आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में आपको कुछ निर्देशित कर रहे हैं और आप उनका कुछ कर रहे हैं, तो यह निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए ये परीक्षा के मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है। यह सामान्य हिंदी के एमए की परीक्षा नहीं है, परास्नातक की परीक्षा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा है। तो प्रशासनिक अधिकारी के साइकोलॉजी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको वहाँ पर उत्तरों को डील करना है, उत्तरों को लिखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर इसके पश्चात जो भाग आता है वह व्याकरण का भाग आता है। व्याकरण में विलोम है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। इनकी परिभाषा के संदर्भ में विस्तार से प्रज्ञा प्रवाह चैनल में उपसर्ग की परिभाषा क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, ये सारे के सारे तथ्य वहाँ पर शुद्ध अशुद्धि का खंड आता है, ये विस्तार से वहाँ पर बताया गया है। इसके संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि जो पूर्व के प्रश्न हैं उनको देखिए, जो प्रामाणिक उत्तर पुस्तिका, जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं, हरदेव बारी और वासुदेव नंदन को देख लीजिए, जो आए हुए प्रश्न उनको देख लीजिए। चौथा जो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मुहावरे और लोकोक्ति। मैं अक्सर हमारे पास जब उत्तर पुस्तिकाएँ आती हैं, लोग प्रेषित करते हैं, मैं देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ उनको, तो देखता हूँ जैसे कि उसमें राम, श्याम, मोहन, ईना, मीना, टीका, इन सब का प्रयोग रहता है। तो निश्चित रूप से इन सब के प्रयोग में अगर कहेंगे तो इनमें नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे। मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग भी वस्तुतः आपके व्यक्तित्व का दर्पण होता है परीक्षक के सामने। भले आप परीक्षक के सामने ना बैठे हों, लेकिन जो प्रयोग है वह बता देता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी अभिवृद्धि क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है। उसमें आपके सांस्कृतिक ज्ञान का, उसमें आपके ऐतिहासिक ज्ञान का, उसमें आपके समसामयिक ज्ञान का परीक्षण होता है। जैसे अभी हम चंद्रयान की बात कर रहे थे, आपका नाम भी उसी चंद्र से जुड़ा हुआ है, अभी बंसु जी। तो जैसे आ गया घी के दीपक जलाना, ठीक है, यह मुहावरा आ गया। तो घी के दीपक जलाने का मतलब क्या होता है? खुशी मनाना, अत्यधिक खुशी मनाना होता है। तो आप इसका जैसे हमने ये प्रयोग कर दिया कि जैसे ही मिशन चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतरा, संपूर्ण भारतीय घी के दीपक जलाए। तो ये क्या हुआ? यह निश्चित रूप से ये बता दिया कि न केवल आपको इसका अर्थ पता है, बल्कि इसका प्रयोग समसामयिक रूप में किया गया है। हमें हमेशा इस बात में ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा प्रयोग हो उसमें हमारे समसामयिक ज्ञान की, हमारे भावनाओं की, राष्ट्रवादिता, पर्यावरण प्रेम, और इसी के साथ हमको व्यक्तिगत लांछन वहाँ पे नहीं लगाना है, बल्कि ये समन्वयवादी प्रयोग करना है। उसमें हमारा मर्म भी, हमारी भावना भी झलकनी चाहिए। जैसे आ गया कि कलेजा फट जाना, ठीक है, कलेजा फट जाना मतलब क्या होता है? अत्यधिक दुखी हो जाना। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि कोरोना काल में जैसे ही माँ ने अपने जवान बेटे का शव देखा, माँ का कलेजा फट गया, ठीक है। इस रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राजीव गांधी, जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने उनके शव को देखा, उनका कलेजा फट गया। तो इस प्रकार से ये सीधे सीधे क्या करता है? सीधे सीधे बताता है कि उससे न केवल सोनिया गांधी दुखी हुई, श्रीमती सोनिया गांधी दुखी हुई, बल्कि आप भी दुखी हो। एक लोक सेवक का मतलब क्या होता है? लोक सेवक एक लोक संवेदना भी रखता है। जैसे कौशल्या जी कहती थी, हृदय घाव रघुबीर है, पीर मोर है। घाव किसको हुआ है? रघुबीर को हुआ है। और पीड़ा किसको हो रही है? हमको हो रही है। ठीक इसी प्रकार से लोक सेवक के प्रयोग में भी राष्ट्र की संवेदना, राष्ट्र का हृदय, पर्यावरण का हृदय, जनता का हृदय झलकना चाहिए, धड़कना चाहिए और
सकारात्मक रूप में झलकना चाहिए। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है। तो इस रूप में यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में 4 चीज़ें ध्यान में देखती हैं। सबसे पहले जो संबंधित प्रश्न में मुहावरा या लोकोक्ति आया उसे लिखेंगे और ब्रैकेट में यहाँ बता देंगे कि यह मुहावरा है या लोकोक्ति। तो ब्रैकेट में मुहावरा या लोकोक्ति लिख देंगे। दूसरा उसके पश्चात क्या करेंगे, दूसरा ये करेंगे कि अर्थ लिखेंगे, सटीक अर्थ होना चाहिए। तीसरे में उसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के पश्चात वह मुहावरा या लोकोक्ति जहाँ आया है उसे अंडरलाइन कर देंगे। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में एक विशेष चीज़ और ध्यान में रखने की होती है कि हम प्रायः छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसका हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे इसलिए अशुद्धि खंड पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जब हम लिख रहे हैं तो तमाम ऐसे शब्द आते हैं जो कि हमारे प्रश्न पत्र में रहते हैं और उनको भी हम गलत लिख देते हैं, तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सीधे सीधे संदेश देता है कि हम अपने वातावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं। दूसरी किस प्रकार से गलतियाँ होती हैं, जैसे नहीं में हम क्या करते हैं कि ही लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते हैं। तो ये मैं अक्सर कमेंट में परीक्षण करते समय कहा करता हूँ कि बिंदी जो है हिंदी का आभूषण है, अगर आप उसको नहीं लगाएंगे तो वह संपूर्ण रूप से सजी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से में हम लिखते हैं तो में भी बिंदी नहीं लगाते हैं। मैं में या बहुवचन जैसे दोनों ना के ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे। तो इस पर सीधे सीधे गोला करके अंक काट दिए जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाएँ देखी होंगी तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा। लेकिन ठीक है, एक बार हमें अंक नहीं मिला, दूसरी बार अंक नहीं मिला, तो लेकिन अगर हम इनसे अपने आप मानव का मतलब क्या होता है, मानव का अभिप्राय ही होता है निरंतर सुधार करते रहना। हमारे जितने भी सांस्कृतिक महाकाव्य हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हमेशा इस बात को प्रेरणा देते रहते हैं, इस बात को बताते रहते हैं कि अगर एक बार हम किसी कारण से असफल हुए तो हम उस असफलता से प्रेरणा लें और उससे आगे बढ़ें। हमारे हाई स्कूल के गुरुजी थे, कौशल किशोर तिवारी गुरुजी, स्वर्गीय हो गए हैं। वो कहते थे कि जो कभी गलती नहीं करता वह देवता होता है, लेकिन जो गलती करके सुधार लेता है वह मनुष्य होता है। लेकिन जो बार बार गलती करता रहता है, आप स्वयं समझ सकते हैं वह क्या होता है। आपके इस पवित्र चैनल से मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मनुष्य बने और यही मनुष्यता ही वह भाव है जो बताता है कि हम अपने आप को निरंतर परिमार्जित करते रह सकते हैं। समस्त आपके जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शकगण हैं और जो आप हैं, बस मैं पांडवों के माध्यम से एक कविता के माध्यम से इसका समापन करना चाहेंगे कि हमारे जीवन में असफलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें अपनी बाधाओं से पार जाना है। जैसा कि उन्होंने पांडवों का उदाहरण दिया है कि वर्षों तक सोचिए कितने महारथी थे, अर्जुन जैसा तीरंदाज, भीम जैसा पराक्रमी, युधिष्ठिर जैसा धर्मराज, फिर भी उनको क्या करना पड़ा, जंगल जंगल घूमना पड़ा। उसी का उदाहरण रखते हुए उन्होंने कहा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखें आगे सफलता ही होगी, निश्चित रूप से शुभ दिन आएंगे। जैसे उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई वैसे आप सबको भी जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, इसमें आप सबका भी राज्यारोहण होगा, इसमें आप सबका भी अभिषेक होगा और आप एक सच्चे लोक सेवक के रूप में प्रतिष्ठापित होंगे। बहुत बहुत आभार, आपने हमको यह अवसर दिया बोलने का, प्रतियोगियों से रूबरू होने का तकनीक के माध्यम से। धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस आपने प्रोवाइड की और आपने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हिमांशु जी। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? बहुत सारी गाइडेंस सर के माध्यम से दी गई है, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा चीज़ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डिटेल में यदि आप देखना चाहते हैं, इन सारी गाइडेंस को लेना चाहते हैं, किस तरीके से निबंध लिखना होता है या फिर किस तरीके से हमें जो सर ने अभी बताया कि मुहावरा, लोकोक्ति, व्याख्या हो गया, ये सब चीज़ें क्या मतलब किस तरीके से प्रयोग करनी चाहिए, तो सर के चैनल प्रज्ञा प्रवाह चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।
आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।